यही हमारा दुर्भाग्य कहिए या हमारी यही गलती है, हम सत्ता से सवाल पूछ लेते हैं। बोलना जानते हैं, आप किसी को सुनना आज तक सीखा नहीं उन लोगों ने। आज तक इस देश का प्रधानमंत्री किसी एक भी नागरिक को सुन नहीं पाया है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो गुजरात दंगों के आरोपी थे। तो आप कैसे एक यूएसए को प्रेसिडेंट को ये हक दे सकते हैं कि वो आपका सीज फायर डिसाइड कर रहा है कश्मीर के इश्यू पे? इसके बारे में आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला इस देश में। उनके साथ अमित शाह पीछे थे, जो गुजरात दंगों के आरोपी थे, तड़ीपार हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। आज बात करेंगे छात्रों से और समझेंगे कि शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बीते 11 सालों में कितने बड़े कदम उठाए हैं और क्या शिक्षा नीति बेहतर हो चुकी है। समझेंगे ये भी कि आज जब छात्र सवाल पूछता है तो उस पर FIR क्यों कर दी जाती है। छात्रों को खामोश करने के लिए आखिरकार केंद्र सरकार किस तरीके के रवैये को अपना रही है, ये भी समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि 2 बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया और JNU को लेकर जो उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं उनको लेकर एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है देश के अंदर, एक नेगेटिव इमेज जो बनाई जा रही है, उसको लेकर छात्र क्या समझते हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि क्या देश के अंदर अब सवाल पूछना जुल्म हो चुका है, क्योंकि जब भी कोई सवाल को लेकर आवाज़ उठाता है तो उस पर FIR दाग दी जाती है। मेरे साथ छात्र हैं और इन्हीं से समझते हैं कि क्या है इनकी राय मोदी को लेकर। PM मोदी 11 साल सत्ता में काबिज हैं, प्रधानमंत्री को लेकर ये छात्र क्या समझते हैं, इन्हीं से समझते हैं कि इनकी राय क्या है। आपसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप ढाका है। प्रदीप जी 11 साल आपकी ज़िंदगी के लिए भी अहम रहे होंगे, क्योंकि 11 साल में PM मोदी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हम लोग जब बचपन में छोटे थे, इस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे APJ अब्दुल कलाम, जो कहते थे विजन 2020 ऐसा होगा। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, अखबारों में पढ़ते थे। वो 2020 गुजर चुका है और 2030 कुछ ही दूर खड़ा है। वो विजन 2020 जो APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले एक बहुत ही सेकुलर छवि के व्यक्ति ने जो सपना देखा इस देश के लिए, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, वो हमें 2020 में नज़र नहीं आया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम युवा हैं और हमारे जीवन के सबसे 11 साल, एक युवा के उम्र में 20 से 30 या 35 साल यही वक्त होता है। और ये वक्त कहाँ गुजरा। छात्र वो आवाज़ होती है जो क्रांति पैदा करती है। आप भारत के ही इतिहास में देख लीजिए, तमाम आंदोलन जो कोई भी सत्ता रही हो, जिसको चुनौती देने का काम किया हो, जिन्होंने सुधार किया हो, इसी देश में दिल्ली की सड़कों पे निर्भया आंदोलन छात्रों ने किया। इस तरह से तमाम कितने सारे पंचायती राज के आंदोलन हुए, उसको लेकर सभी आंदोलनों में छात्र सक्रिय रहे। वो उस दौर में जब हमें अपनी आवाज़ को मजबूत करना था, हमारे ऊपर एक अघोषित आपातकाल थोपा गया। वो अघोषित आपातकाल इस तरह से है, हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी बातों को एक IT सेल है जो तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी और हमें जेलों में ठूंस देगी। अच्छा, आप सब लोग छात्र हैं, कौन सी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से? मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जवाहरलाल नेहरू। इस यूनिवर्सिटी को भी एक शक की निगाहों से देखा जाने लग गया 11 साल के अंतराल में। ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में जिसको लेकर अब ये माना जाने लग गया है कि कहीं ना कहीं इसमें पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो देशद्रोह हैं, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारी एक प्रवृत्ति सवाल पूछ लेने की, बस यही हमारा दुर्भाग्य कहिए या हमारी यही गलती है, हम सत्ता से सवाल पूछ लेते हैं। सत्ता चाहे हमारी पसंद की हो या नापसंद की हो, हमारे ही बीच से हमेशा कुछ साथी उठते हैं और सवाल पूछ लेते हैं। और सवाल से जो तिलमिलाहट इस सरकार को हुई है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो गुजरात दंगों के आरोपी थे। उनके साथ अमित शाह पीछे थे, जो गुजरात दंगों के आरोपी थे, तड़ीपार हुए। चिदम्बरम सरकार ने उन्हें तड़ीपार किया। तब JNU के छात्र निकले और एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट उस वक्त किया गुजरात भवन में। वो दिन था जब इस भाजपा सरकार ने, RSS ने ये सोचा कि अगर पहला किसी संस्था को अगर इस देश में ख़त्म करना है तो वो JNU को करना है। यही वो संस्था है जो हमसे सवाल पूछेगी आने वाले वक्त में। और उन्होंने तमाम तरीके से, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये वो नेहरू के सपनों की यूनिवर्सिटी थी जिससे वो कहते थे कि देश दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व ये संस्थान करेगी, उसको ख़त्म करने का काम इन सरकार ने किया। तो आपने कहा कि छात्र हमेशा सवाल पूछते हैं, जो देश में उस वक्त सत्ता काबिज रहती है जिस भी दौरान, तो उसे आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी सरकार को अपनी आलोचनाओं से इतना क्यों डर लगता है कि वो छात्रों पर भी अब FIR तक करवाने के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है?
जिस देश का प्रधानमंत्री 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी बात रखने के लिए जो सारे फैसले नीतिगत ले रहा है, दुनिया भर के दौरे करने के बाद अगर एक टेलीप्रॉम्प्टर अपने सामने रखता है और अगर वो बंद हो जाए तो उसकी आवाज़ डगमगा जाती है। इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री को शीशे में रहने की ज़रूरत है और सामने अगर सवाल पूछने वाले आ गए तो वो डगमगा जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे वो टेलीप्रॉम्प्टर डगमगाया हुआ आजकल चल रहा है। इसीलिए ये समस्याएं पैदा हो रही हैं और हमारा जिम्मेदारी, हम सवाल पूछेंगे। आज ये जय हिंद सभा है, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये सेना के सम्मान में है, लेकिन विदेश नीति के अगर मैं 4 सवाल पूछ लूँ तो शायद आपके ही चैनल पे वही आईटी सेल लगातार मुझे जितने तमगे दिए जा सकते हैं, देशद्रोह हो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, गद्दार हो, सब कुछ कह देगा। एक ऐसा दौर है कि देश के नेता प्रतिपक्ष को डीडी न्यूज़ एक सरकारी चैनल से देशद्रोही कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। मैं खुद आहत हुआ। हम लोग, हमारे सभी साथी एफआईआर करवाने गए, दिल्ली पुलिस ने हमारी एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की। ऐसा एक दौर है, इसलिए हम कहते हैं कि यह घोषित आपातकाल है। 0 एफआईआर हर किसी का राइट होता है, हमें एक बेसिक राइट, आप अरेस्ट करें ना करें ये बात के सवाल है। आपने एक एफआईआर तक हमारी नहीं ली, ये हालात। मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, आप कैसे देख रहे हैं 11 साल पीएम मोदी के और 11 साल ही छात्रों के? छात्रों का जीवन कितना बदला है, अच्छा हुआ या फिर जो पैमाना था वो घटता गया? नहीं जी, छात्रों की बात की जाए तो पैमाना तो लंबे अरसे से घटता ही आ रहा। अब आप 11 साल की इस मोदी सरकार की कीजिए तो आप 2013 में देखते हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी करके आए थे, किस लिए आए थे कि हम विकास का वादा करेंगे, इस देश को विकास से एकदम बदल देंगे। लेकिन जब 2-3 साल बाद वो हकीकत इस देश को पता चलती है कि नहीं, इस देश में ये इंसान तो विकास नहीं कर पाएगा। और उसके बाद में जो पुलवामा उरी में अटैक हुए, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर इस देश में 2019 में वोट मांगे गए। फिर उसके पश्चात कि हम इस देश को विश्व पटल पे उस दिशा में रखेंगे कि सबसे आगे के नामों में गिनती इंडिया की होगी, लेकिन उसके बाद में विश्व गुरु बनाएंगे, ये सारे तमाम वादे किए गए। लेकिन जब आप देखते हैं कि इस बार जो अटैक हुआ उसके बाद में जो सीज़ फायर का ऐलान है वो यूएसए का प्रेसिडेंट किसी भी, जैसे इंडिया के किसी भी सोर्सेज से पहले कर दे रहा है। उनको ये हक किन लोगों ने दिया? जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो शिमला समझौता किया था कि अगर कश्मीर के इशू पे कोई बात होगी तो वो बात सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच में होगी, इसके बीच में कोई तीसरा राष्ट्र या किसी तीसरे राष्ट्र का कोई भी अगर सभापति हो उसका कोई योगदान नहीं हो सकता। तो आप कैसे एक यूएसए को प्रेसिडेंट को ये हक दे सकते हैं कि वो आपका सीज फायर डिसाइड कर रहा है कश्मीर के इशू पे? इसके बारे में आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला इस देश में। ये बताता है ना कि आप किस लेवल पे इनकॉम्पिटेंट है। विकास का वादा लेके आया, विकास नहीं करवा पाए। 11 सालों के बीच में पीएम मोदी ने तकरीबन 100 से ज़्यादा एपिसोड मन की बात के कर चुके हैं। वो आते हैं, मन की बात करते हैं। मन की बात से आप कितने संतुष्ट हो? हम छात्र हैं, हम सवाल पूछने के लिए पैदा हुए हैं। हम छात्र, हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो इतिहास में घटनाएं हुई उनसे सीख लेते हैं। बाकी उनसे जो क्वेश्चन पैदा होते हैं वो हम सत्ता से पूछते हैं कि जिन भूतकाल में जो सत्ता में रह के गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ आगे नहीं हो, या जो सत्ता जिस हिसाब से चल रही है उसमें क्या क्या संभावना की गुंजाइश है, वो हम सवाल पूछने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में हम सवाल पूछते हैं। मोदी जी से क्या सवाल पूछना चाहिए? 11 साल और प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी बरकरार हैं। हम यही सवाल पूछना चाहते हैं ना कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट होने के बावजूद कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, कम से कम सवाल लेना तो सीख लीजिए। आप 11 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, आप किसी भी इस देश के एक नागरिक से सवाल तक ले नहीं पा रहे हैं। मन की बात करते आप, और आप कहीं भी बैठ के सिर्फ और सिर्फ खुद बोलना जानते हैं। आप किसी को सुनना आज तक सीखा नहीं उन लोगों ने। आज तक इस देश का प्रधानमंत्री किसी एक भी नागरिक को सुन नहीं पाया है। जी बताइए सर, क्या हमारा भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी राष्ट्र है, लेकिन उस युवा को किस तरीके से इग्नोर किया जाता है। बस चुनाव के वक्त युवा याद आती है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, आज हर जगह देखिए इस लेवल पर स्कैम्स होते हैं। हर पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश से जानता है। पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाती है, ऑलरेडी पहुंच जाती है। नीट का मुद्दा मैंने उठाया था, बहुत लोगों ने उसको अपने एक सैंडल इंस्टा पर लगाया था, राहुल गांधी सर लोग सब लोग। मैं मोदी जी के इसीलिए पेपर्स लीक का मुद्दा हो सर, सवाल ये है कि केंद्र सरकार सवालों से क्यों भाग रही है? सवालों से क्यों भाग रही है, बहुत बड़ी ये सवाल है पूरे देश का। आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि देश के प्रधान, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको सवालों से भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए। लेकिन वो कभी भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस
नहीं किए हैं। सीन ये है कि आज युवा दर दर भटक रहा है। आखिर में जिस तरीके से इनकी सिस्टम है, जो कह सकते हैं जो मशीनरी इनकी काम कर रही है, ओवरऑल बातें होती है ड्यूटीज की, आर्टिकल 51 ए की, तो ड्यूटीज तो अपना युवा देश का निभाता है, लेकिन जब वो ट्रेनों में धक्के खा कर जैसे ही सेंटर पर पहुंचता है उस पता चलता है पेपर लीक हो गया, और उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। बिल्कुल, और ये दर्द दिख भी रहा है। सर, मोदी सरकार ने युवाओं को दिया क्या? देखिए हालत क्या है, आज युवा बेरोजगार दर्द पर दर्द भटक तो रहा है। आए दिन युवा सबसे अधिक अगर मैं आत्महत्या कर रहा है तो हमारा, जबकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। हमारा युवा राष्ट्र देश है। अगर मैं इस हर युवा को काम मिल जाए हर हाथ में, तो ये देश हमारा विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप चुनावी मुद्दे और फेक होकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर युवाओं को गुमराह करके आप देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई तो आप मुस्कुरा दिए। आपको क्यों लगता है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं? देखिए, हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं हम लोग। तो आप कॉमन लोग वो ये बात नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कोई भी लीडरशिप होती है ना, तो वो किस विचारधारा से जुड़ी हुई है, उनका अलाइनमेंट किन लोगों से रहा है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। आप देखें, जो कांग्रेस की विचारधारा है ना, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से बनी है। उसमें लिबरल भी थे और नॉन लिबरल लोग भी थे। वो लोग साथ में रहते थे, आपस में डिबेट एंड डिस्कशन करते थे, ठीक है। और एक छोटे से संकीर्ण विचारधारा के साथ थी पहले कांग्रेस शुरुआत में जब बनी थी। उसके बाद में ये दायरा बढ़ता गया, फिर गांधी जी आते हैं, बढ़ाते हैं, सब लोगों को सम्मिलित करते हैं। तो जो डिबेट का जो आइडिया है ना, वो कांग्रेस उस आइडिया पे बनी है। दूसरी तरफ आप देखें कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी रही है, मैं इसलिए मुस्करा रहा था, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो डिबेट एंड डिस्कशन की है ही नहीं, ठीक है। वो इस तरीके की ऑटोक्रेसी पे बना हुआ आइडिया है कि उसको सही तरीके से बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री। और दूसरी बात, जो देश के जो लीडर्स होते हैं, वो जो मतलब कोई भी चीज़ को चाहे वो अप्लाई करते हैं या कुछ वो फैसले लेते हैं, तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं, ठीक है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद शास्त्री जी आते हैं और दूसरे लोग आते हैं, तो वो इस तरीके के फैसले लेते हैं जिसका जो फसल उस समय बोई गई उसको हम लोग अभी तक काट रहे हैं। और रिपरकशंस की जहाँ तक बात है, जो आप 11 साल की बात करती हैं, तो ऐसे बहुत से फैसले होंगे जिसको आप और मैं अभी कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 15 से 20 साल बाद, 25 साल बाद इसके बहुत ही डार्कर साइड हमारे सामने आने वाली है। जैसे कि नेम का आइडिया आप लिए, धर्मनिरपेक्ष जो आंदोलन के जिसका हम हिस्सा रहे हैं, एक तरफ था यूएसएसआर, एक तरफ था अमेरिका वाला ब्लॉक, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, तो उसको बैलेंस किया हुआ था। हम लोग किसी के साथ नहीं थे, हम लोग ये देखते थे कि हमारा फ़ायदा एज ए न्यू बॉर्न नेशन किसके साथ में है, हम लोग उसके साथ में रहते थे। अपनी अलग पहचान थी हमारी। लेकिन आप ये देखें कि इस टाइम पे हम लोगों की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि हमारे लिए गए फैसले हमारे बारे में बताने से पहले दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो उसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन करने वाली बात है। इस पर आप देखें कि इस बात को, और जो आप सवाल पूछ रहे थे कि मन की बात करते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग, ठीक है। देश को डायलॉग चाहिए, मोनोलॉग नहीं। मोनोलॉग तो ये भी हो सकता है कि रेडियो के सामने कोई बैठ जाए, अपनी बातें कहने लगे, हमने महिलाओं के लिए ये किया, हमने दलितों के लिए किया, हमने मुसलमानों के लिए किया। जब तक काउंटर क्वेश्चन उधर से नहीं आएगा तो वो किस तरीके का, वो संवाद ही नहीं है। वो फिल्मी डायलॉग भी होता है जी, एक फिल्म में डायलॉग भी होता है। और डायलॉग में पीएम मोदी आजकल खूब कह रहे हैं कि बहता हुआ सिंदूर उनकी रगों में बहता है। अब बोलने में प्रेम चोपड़ा जी की तरह वो डायलॉग देते हैं, मन की बात कहते हैं, देश हित में जहाँ उनकी ज़रूरी है। जैसे मणिपुर जाना था, आज तक नहीं गए। पहलगांव में जहाँ हत्या हुआ, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत थी, आज तक वहाँ नहीं गए। आज इनको कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जो ट्रंप के दबाव में आ गए, व्यापार के चक्कर में पड़ गए। हमारी सेना हावी हो चुकी थी। हमें सन 62 में, 65 में, 71 में लड़ाई हुई, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया। उनकी 19,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया, लेकिन हमारी सेना कभी भी पीछे नहीं हटी। आज भी सेना मजबूत है, देश हित में काम कर रही थी। अचानक रोकना ठीक नहीं था, जुमलेबाजी की हाथ लगा दिए। देखिए, तमाम आम जनता से लेकर विपक्ष उठा रहा है, बट हम छात्रों के मुद्दों पर आते हैं। मैम, दिल्ली की खासकर बात करें, 2 बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया और जेएनयू, इन दोनों ही यूनिवर्सिटी को लेकर एक नेगेटिव क्या इमेज बनाने की कोशिश की गई 11 साल के भीतर?
मैं खुद जेएनयू से आती हूँ और मुझे 2 साल हो गए जेएनयू में पढ़ते हुए। जो सेंटर से जो इमेज बनती है जेएनयू की, वो इसलिए ये लोग नेगेटिव बना रहे हैं कि जेएनयू के बच्चे सवाल उठाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, जिससे कि वो हमेशा से डे 1 से भाग रहे हैं। मुझे इस गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल पे डाउट है। मतलब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि डू दे हैव द पॉलिटिकल विल टू आंसर आवर क्वेश्चन। आज एक कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जो कि कांग्रेस कब से इसकी डिमांड कर रहा है, बट डू दे हैव द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट दैट फाइनली। आज हमारे पास क्या रिकॉर्ड नहीं है? नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, SC/ST के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है आज यूनिवर्सिटी के अंदर उनके एडमिशन्स नहीं है, उनके एडमिशन्स कट कर दिए जाते हैं, चाहे वो फैकल्टी के हो, चाहे वो स्टूडेंट के PhD के हो। हमारे पास रिकॉर्ड है प्रॉपर, बट स्टिल कोई काम नहीं है इनके द्वारा। तो मेरे को डाउट है कि कांसेस, ये सिर्फ कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ये सच में कास्ट सेंसस लाके कुछ काम करेंगे भी? तो ये सवाल है और पॉलिटिकल लेवल पर ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं। लेकिन मैम, जेएनयू और जामिया के बच्चे जब भी किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं या फिर जब भी कोई सवाल केंद्र सरकार से करते हैं, तो उन पर आजकल जो देखने को मिल रहा आम हो गया है FIR हो जाना या फिर गिरफ्तारी हो जाना। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सिर्फ आवाज़ों को खामोश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी आवाज़ों को खामोश करने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि ये डरते हैं हमारे सवालों से। क्योंकि हमारे सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ JNU तक टिक जाएंगे या फिर जामिया तक टिके रहेंगे या फिर सिर्फ दिल्ली तक। हमारे सवाल पूरे देश भर में जाते हैं, जो कि इन सरकार पर फिर सवाल उठते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और इसलिए ये हमारी आवाज़ को आगे तक नहीं पहुंचने देते हैं। और बार बार FIR करके, चाहे इंक्वायरी हर दूसरे दिन हर किसी स्टूडेंट पे इंक्वायरी बैठ ही जाती है, जिससे कि वो सवाल ना उठे। आज बहुत सारे बच्चे इस डर से कोई सवाल नहीं उठाता है। आज बहुत कम बच्चे प्रोटेस्ट में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही डर है कि उन पर फिर इंक्वायरी बैठ जाएगी, उनके एडमिशन नहीं होंगे, उनको आगे दिक्कत होगी। सिर्फ इसी वजह से वो लोग नहीं क्वेश्चन कर पाते हैं। काफ़ी लोग, मोदी जी ने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और खासकर बेटी, आप बेटी हैं देश की, इन तीनों लोगों के लिए क्या किया है 11 साल में? क्योंकि भाषण कई रहे। आज मणिपुर में तो हमने देख ही लिया है कैसे जब बेटी अपने हक के लिए लड़ रही है तो कुछ नहीं किया जा रहा है, वो साइडलाइन ही कर दिया गया है वो इशू। तो मुझे नहीं लगता कि बेटियों के लिए तो कुछ किया गया है। और अगर छात्रों के लिए मैं बात करूं तो छात्रों के लिए सिर्फ बेरोजगारी ही दी गई है और उससे ऊपर कुछ नहीं किया गया है। और रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलना एक अच्छा खासा एक ऑल्टरनेटिव बताया गया हम लोगों को। आपकी क्या राय है सर? क्या 11 साल PM मोदी और छात्र युवाओं को लेकर? नहीं, बिल्कुल 11 सालों में हम लोगों को बेरोजगारी मिली है। उन्होंने छात्राओं के लिए कुछ नहीं काम किया है, बस बेरोजगारी और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए तमाम मेरे साथ छात्र थे JNU के, जिनसे मैं समझ रही थी कि शिक्षा नीति को लेकर, छात्रों को लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया है। क्या केवल दावे और वादे जो थे वो खोखले थे और छात्रों को हिस्से में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं FIR आई या फिर सवाल पूछने पर उनको खामोश कर दिया गया? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।